नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर, पश्चिम चंपारण। आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। समय बदल रहा है, खेती का तरीका भी बदल रहा है और खेती में चुनौतियां और खेती की लागत को देखते हुए प्राकृतिक खेती किसानों के लिए कहीं ना कहीं हितकर साबित होगी। आज हम बात करेंगे कैसे प्राकृतिक खेती जो पारंपरिक हमारी पद्धति है उसकी तुलना में मुनाफे का खेती है। प्राकृतिक खेती में जो भी हम उसमें इनपुट देते हैं प्राकृतिक खेती के लिए, वो जो लोकल अवेलेबल चीज़ें होती हैं उसी का हम उस खेती में प्रयोग करते हैं इस पद्धति में। जबकि जो पारंपरिक खेती है उसमें कहीं ना कहीं मार्केट पे डिपेंड होते हैं। जो भी खाद हो, दवाई हो, वो बाज़ार से ख़रीद कर और महंगे रेट पे मिलता है। वहीं पे देखा जाए प्राकृतिक खेती के बारे में, तो प्राकृतिक खेती में खर्चा बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसको कम लागत प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। ये खेती जो है मुख्य रूप से गौ आधारित, देसी गाय आधारित खेती भी माना जाता है। इसमें जो सबसे ज़रूरी अवयव है वो है देसी गाय और देसी गाय का गोबर और गोमूत्र। प्राकृतिक खेती के फायदे इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि रासायनिक खेती से का जो विपरीत परिणाम देखने को मिलता है, चाहे वो मिट्टी के स्वास्थ्य पे हो, चाहे उपज में के स्वास्थ्य पे हो, चाहे मानव स्वास्थ्य पे हो या पर्यावरण के स्वास्थ्य पे हो, सब में कहीं ना कहीं रासायनिक दवाओं का जो प्रयोग से नुकसान हो रहा है और जो किसान की लागत बढ़ रही है और मन मुताबिक उनको उपज भी नहीं प्राप्त हो रहा है या मुनाफा भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आज समय की मांग है कि किसान बंधु प्राकृतिक खेती की तरफ भी आगे आएं, जिसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, चाहे वो मिट्टी का स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो या पर्यावरण के दृष्टिकोण से। सभी दृष्टिकोण से प्राकृतिक खेती जो है वो लाभदायक है। तो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं उसमें सबसे पहला आता है जीवामृत। जीवामृत का प्रयोग है, दूसरा बीजामृत है, तीसरे नंबर पे है कि मल्चिंग यानी आच्छादन भूमि का, खेत का कैसे किया जाए वो बात होती है। और फिर आता है वापसा। वापसा यानी कि जो जड़ है, जड़ क्षेत्र में जो नमी को कैसे बरकरार रखा जाए। तो जीवामृत जो है, जीवामृत को हम तैयार करते हैं देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मुट्ठी भर मिट्टी की आवश्यकता होती है जो किसी ऐसी जगह से ली गई हो जहाँ पे कभी किसी रसायन का प्रयोग न किया गया हो पहले। सबसे पहले क्या करते हैं, और इस जीवामृत को बनाने के लिए हमें एक प्लास्टिक का ड्रम या किसी मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 15 से 20 किलो लगभग देसी गाय का गोबर होता है उसको लेते हैं, 2 से 3 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, 2 किलो के लगभग गुड़, 2 किलो लगभग बेसन या किसी भी दाल का आटा और मुट्ठी भर जो मिट्टी होती है, चाहे बरगद के पेड़ के नीचे की हो, पीपल के पेड़ के नीचे हो, जंगल की मिट्टी हो, इस सबको अच्छी प्रकार से मिला लेते हैं। अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद जो हमारे पास ड्रम है उसमें इसको डाल दिया जाता है। इसके बाद उसमें उस ड्रम को 200 लीटर की कैपेसिटी का होगा तो पूरा इसमें पानी हम लोग भर देते हैं और इसको लकड़ी के डंडे की सहायता से हम लोग अच्छी प्रकार से चलाते हैं। इसके बाद जूट का जो बोरा होता है उससे ढक दिया जाता है। 6-7 दिन तक इसको रोज़ चलाया जाता है। इसके बाद हमारा ये जो जीवामृत है खेत में प्रयोग करने के लिए तैयार होता है। इसको या तो सिंचाई के पानी के साथ में पूरे खेत में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, या डायरेक्ट अगर छिड़काव करना है तो फिर पानी मिलाकर इसमें एक भाग जीवामृत तो 3 भाग पानी मिलाकर हम लोग इसको खेत में डायरेक्ट भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारी ज़मीन में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनका ये कहीं ना कहीं कल्चर होता है, स्टार्टर के रूप में उनका काम करता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे हमारी फसलों को फ़ायदा होता है। फसलों में मिट्टी में हमारे जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है। अब बात हम करते हैं कि इसमें मल्चिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो खरपतवार कम से कम आएगा, दूसरा क्या होता है कि जो नमी होती है वो नमी का ह्रास कम से कम होता है।
जैसे धूप की रोशनी हुई उसमें मिट्टी से नमी का नुकसान होता है। अगर मिट्टी को ढक दिया जाए, खेत को ढक दिया जाता है तो ज़मीन से नमी कम से नुकसान होती है। इसके अलावा जो नीचे में ज़मीन ढक देने से ज़मीन के अंदर में सूक्ष्म जीवों का भी ज़्यादा संख्या बढ़ती है, जो हमारे ज़मीन का जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा जो हम लोग नेचुरल रूप से मल्चिंग करते हैं वो उसी में सड़ गल के वो एक जैविक खाद के रूप में भी काम करता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा भाप्सा की जो बात है, भाप्सा जब मल्चिंग हम कर देंगे तो नीचे जो क्या होता है, मल्चिंग के नीचे वाली सतह जो होती है उसमें देखा जाता है तो पानी की बूंदें कुछ इकट्ठी हो जाती हैं। और अगर देखा जाए तो जो भी फसलें हैं, जितना हम पानी देते हैं उतनी आवश्यकता होती नहीं है। पौधों को उतनी आवश्यकता पानी की होती है जैसे किसी प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, तो बूंद भर पानी भी उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो इस प्रकार से जो वापसा होता है ये कार्य अपना करता है। इसमें ये तो हो गई बात कि कैसे हम खेत में पोषक तत्व प्रबंधन या सूक्ष्म जीवों का जो प्रबंधन या उसका मल्चिंग की बात है या वापसा की बात है। अब कैसे कीट नियंत्रण करेंगे, कीट अगर लगता है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ब्रह्मास्त्र हो गया या नीमास्त्र हो गया। ब्रह्मास्त्र में क्या है, इसमें 5 प्रकार की जो पत्तियां हैं, चाहे वो नीम की पत्ती, कनेर की पत्ती, शरीफा का, मदार का पत्ता, करंज का पत्ता, इस सबको मिला के हम लोग ये ब्रह्मास्त्र और उसमें गोमूत्र का प्रयोग करते हुए ब्रह्मास्त्र तैयार कर लेते हैं। इसमें जो बड़े कीड़े होते हैं, जो फल छेदने वाले कीड़े होते हैं, पत्ती काटने वाले कीड़े होते हैं, उसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके अलावा जैसे छोटे कीट होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, सफ़ेद मक्खी हो गया, लाही हो गया, उसके लिए नीमास्त्र तैयार किया जाता है। नीमास्त्र क्या होता है, इसमें नीम की पत्तियों का चटनी तैयार करके उसमें गोमूत्र मिला के और उसको तैयार किया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दसपर्णी अर्क और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग जो नेचुरल रूप से ये है, जो हमारे आसपास उपलब्ध है पेड़ पौधे, उसी की सहायता से हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, खेत के लिए होगा, मानव स्वास्थ्य के लिए होगा और पूरे पर्यावरण के लिए होगा। इसमें बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो हम तैयार कर सकते हैं, जैसे जीवामृत हो गया, घन जीवामृत है, बीजामृत है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, दशपर्णी अर्क है। इस तरीके से इसके अलावा आपका अमृत पानी है, कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एक प्रदर्शन इकाई भी तैयार की गई है जहाँ पे हम लोग ये सारी तौर तरीके अपनाते हैं प्राकृतिक खेती का, और यहाँ प्राकृतिक खेती के हिसाब से हम लोग खेती भी करते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। किसान बंधु भी इस खेती को ज़रूर अपनाएं और अपने स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस खेती को करेंगे तो निश्चित रूप से जो रासायनिक दवाओं का, रासायनिक उर्वरकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। धन्यवाद।